माजी। गाड़ी अपनी मंजिल की तरफ ही रवां थी। अब फ़र्क इतना था कि उनके बीच जो बातचीत चल रही थी वो बिल्कुल नहीं हो रही थी। मुस्तफ़ा का गुस्सा किसी तो और कम नहीं हो रहा था और आर्यान कुछ अपनी ही सोच रहा था। उसने एक नज़र मुस्तफ़ा के चेहरे को देखा और वापस चेहरा सामने की जानिब किया। दिमाग में सब कुछ चल रहा था, फ्यूचर, पास्ट, एवरीथिंग। उसने वापस चेहरा उसकी जानिब किया। उसका चेहरा देखकर दिल ने यकदम नफ़ी की। वो भाई है, बड़ा है, सबकी जान बसती है उस शख्स में। इसके साथ ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन दिमाग फ़ौरन उस पर हावी हुआ। अगर कुछ बनना है, कुछ करना है तो। उसने एक गहरी सांस ली और फिर सबके चेहरे को देखकर बोला, लाला। वो मेरा मोबाइल चौराहे पर ही गिर गया है। वो अपनी जेबों में हाथ डालते बोला, आर्यान ठीक से देखो, मेरा दिल नहीं चाह रहा वहाँ जाने का। वो बेजार मुंह बनाते बोला, लाला नहीं लगता है लड़ाई में गिर गया, आप गाड़ी मोड़ लें प्लीज़। ध्यान नहीं रख सकते थे। वो एकदम गुस्से से धाड़ा। वैसे ही पहले दिमाग ख़राब था, बाकी की ये बजा रहा था। लाला मुझे अंदाज़ा नहीं था कब गिर गया, प्लीज़। उसमें घर की तस्वीरें वगैरह भी हैं। उसने कुछ सोचकर पत्ता फेंका। मुस्तफ़ा ने एक गुस्सीली निगाह उस पर डाली और गाड़ी वापस चौराहे पर मोड़ी। 6-7 मिनट की मुसाफत के बाद चौराहा आ गया। मुस्तफ़ा ने एक झटके से गाड़ी रोकी। जाओ जाकर लेकर आओ, जल्दी आना, मैं ज़्यादा देर नहीं रुकूंगा यहाँ। वो गाड़ी से नहीं उतरा था। आर्यान ने एक नज़र उसको देखा और खामोशी से गाड़ी से उतरा। दिल मानो कान में बज रहा था। बाहर आकर पैंट के पीछे से गन ली और उसमें से गोलियां चेक की। दिल बार बार नफ़ी कर रहा था लेकिन शैतान हावी हो चुका था। वो बाहर खड़ा उसका वेट करने लगा। 10 मिनट तक जब वो अंदर नहीं आया तो मुस्तफ़ा खुद बाहर आया। वो उसकी जानिब पुश्त करके खड़ा हुआ। अरे क्या हुआ, चलो मिल गया। आर्यान मुड़ा, हाथ में गन थी। उसने सीधा दिल के मकाम पर गन तानी। मुस्तफ़ा का चेहरा जहाँ बेजारी थी वहाँ बेयकीनी उभरी थी। वो कुछ बोलना चाहता था लेकिन मुंह से अल्फाज नहीं निकल रहे थे। सामने आर्यान था, हाथ में गन थामे, जिसको अभी वो कुछ देर पहले छोटा भाई बोल रहा था। वो सामने खड़ा था। दिल की रफ्तार धीमी हुई और मुंह से बेयकीन अल्फाज निकले, आर्यान ये क्या है? आपको दिख नहीं रहा कि ये क्या है? लहजा कांपा था। लेकिन तुम ये सब क्यों क्यों कर रहे हो? जब तक आप जिंदा है ना, मुझे मेरा हक कभी नहीं मिलेगा। आपको ख़त्म करूँगा तो ये पूरा शाह ख़ानदान ख़त्म हो जाएगा। पागल मत बनो, नीचे करो गन, चल जाएगी। वो समझाते हुए बोला, नहीं लाला, मुस्तजाब आपकी वजह से जीता है। वजदान लाला में आपकी जान बसती है। बुर्राक लाला को सिर्फ अपने कारोबार से सरोकार है और किसी से नहीं। इसलिए आपको ख़त्म करूँगा तो सब कुछ मेरा हो जाएगा। तुम क्या पागल हो गए हो? गन नीचे करो, चल जाएगी। और ये क्या बच्चों जैसी बातें कर रहे हो? ये सब कुछ हम सब का है। हम लोगों में कब तेरा मेरा होने लगा? बहुत पहले से लाला। मुझे और नूरे को एहसास दिलाया जाता है कि मैं इस घर का नवासा और आप पोते हैं। आपकी इस घर में ज़्यादा चलती है, लेकिन मैं आपको ही ख़त्म कर दूंगा तो सारा मसला ही ख़त्म। अरे ऐसा कुछ नहीं है बच्चे, तू जान है हमारी। मुस्तफ़ा उसको रोकते हुए बोला। आर्यान ने सर नफ़ी में हिलाया। बात समझ, तुम गलत कर रहे हो बच्चे, रुक जा, अभी भी वक्त है, बाद में पछताएगा। उसने ट्रिगर पर जोर दिया। मुस्तफ़ा नफ़ी में सर हिलाता, इससे पहले आर्यान से ट्रिगर दब गया और एक सन्नाती हुई गोली उसके दिल के मकाम में पेवस्त हुई। मुस्तफ़ा की आंखों में बचपन के सारे सीन लहराए। दिल पर हाथ गया जो खून से रंग गया था। सॉरी लाला। एक बार फिर उसने ट्रिगर दबाया और गोली उसके बाजू में पेवस्त हुई। उसकी आंखों में सहर का चेहरा लहराने लगा। फिर वजदान, अम्मा, मुस्तजाब, बुराक, दादा, बाबा, एक एक करके सब उसकी आंखों के सामने आने लगे। वो धड़ाम से नीचे गिरा और एक नज़र आसमान को देखा। आंखें बंद होने से पहले उसने एक गोली की आवाज़ और सुनी थी, लेकिन जिस्म में वो महसूस नहीं हुई थी। उसने आखिर में बहुत धीमी आवाज़ में कलमा पढ़ा और आंखें हमेशा के लिए बंद हो गई। सामने आर्यान मुर्दा आंखों से उसी को देख रहा था। गोली उसने अपने बाजू में मारी थी। हाथ से बंदूक बेजान होकर गिरी। दिल कांपा, पाँव से जान निकलती महसूस हुई। वो घुटनों के बल ज़मीन पर गिरा। चेहरे पर एकदम खौफ आया। दिल कांप रहा था। हाथ से खून रिस रिस कर ज़मीन रंग रहा था। वो बेयकीन सा मुस्तफ़ा को देख रहा था जो दुनिया से जा चुका था। आंखें बंद होने लगी और वो बेजान होकर ज़मीं बोस हुआ। वो बोल रहे थे मुझे, आरी तू पछताएगा, तू सही नहीं कर रहा। लेकिन मैंने उनकी एक नहीं सुनी। मैंने अपने ही भाई को मार दिया। सहर मुझे माफ़ कर देना, मैंने तुमसे तुम्हारा भाई छीन लिया। मुझे पता था मैं गलत कर रहा हूँ। प्लीज़ खुदा के लिए मुझे एक बार माफ़ कर देना।
जिस रात मुझे होश आया था मेरे पास कोई नहीं था। मुझे वो रात याद आई जब मुझे बुखार हुआ था। तब पूरी रात मुस्तफ़ा लाला मेरे पास थे, मेरा ख्याल कर रहे थे। और आज जब मुझे गोली लगी तो मेरे पास कोई भी नहीं था, मैं अकेला था। वो खामोश हुआ तो लाउंज में भी खामोशी छा गई। वो कैसे बोल रहे थे, बच्चे रुक जा, तू गलत कर रहा है। लेकिन मुझे समझ ही नहीं आ रहा था, मुझे बस जायदाद चाहिए थी। वो बोल कर उठा और अपने कमरे की जानिब बढ़ा। सब उसको जाता देख रहे थे। किसी में इतनी हिम्मत नहीं बची थी कि उसको रोक कर सिर्फ इतना ही पूछ ले कि उसको क्या हासिल हुआ ये सब करके। सब जैसे बुत बन गए थे। मुशाइम भी सर झुकाकर सोफे पर खामोशी से बैठ गई। वो सब की कंडीशन समझ रही थी। सभी बेयकीन थे, किसी में हिम्मत नहीं हो रही थी। वो उससे सिर्फ यही सवाल कर लेते कि उसने ये सब क्यों किया। वो कमरे में आया और दराज से एक पिस्टल निकाली, दरवाजे से लगकर नीचे बैठ गया। दिल की धड़कन तेज हो रही थी, हाथ कांप रहे थे, आंखों से आंसू रवां थे, बाल बिखरे हुए थे और चेहरा रोने के बाइस सुर्ख हो रहा था। एक हाथ पर प्लास्टर था और दूसरे हाथ में गम। उसने अपनी कनपटी पर गन रखी और फिर हटाई। मैंने बहुत गलत किया लाला आपके साथ, मुझे माफ़ कर देना। हाथ बहुत बुरे तरीके से कांप रहे थे, दिल की धड़कन बहुत तेज़ थी, चेहरे पर मौत का खौफ था, माथे पर पसीने के छोटे छोटे कतरे नमूदार हुए। उसने आंखें बंद की, जेरे लब कलमा पड़ा, हिम्मत की और ट्रिगर दबा दिया। सांसें रुकी थी, दिल की धड़कन एकदम साकित हुई। गोली सन्नाती हुई दिमाग चीरती बाहर निकल गई और वो बेजान होकर एक तरफ लुढ़क गया। बाहर गोली की आवाज़ से बुत बने सारे नफूस हरकत में आए थे और एक साथ आर्यान के कमरे की जानिब भागे। दरवाज़ा खोला तो वो खून से लथपथ एक तरफ पड़ा था। सारी खवातीन एक साथ मुंह पर हाथ रखकर शौक में रह गई थीं। 2 हफ्ते बाद आर्यान के सच और उसकी मौत के बाद सब टूट से गए थे। नरगिस बेगम और नूरे भी बिल्कुल खामोश हो गए थे। नरगिस बेगम तो अब अपने कमरे से ही नहीं निकलती थी। बुर्राक और हफ्सा ने वापस अपना ऑफिस ज्वाइन कर लिया था। मुशाइम और वजदान की बस एक बहस जारी थी कि वो कब अलग होंगे। मुशाइम जाना चाहती थी और वजदान भेजना नहीं चाहता था। सहर और मुस्तजाब में भी कुछ नहीं बदला था, लेकिन आज सहर कुछ बदलना चाहती थी। 10 मिनट से मुस्तजाब के कमरे के दरवाजे पर खड़ी अंदर जाने की हिम्मत खुद में जमा कर रही थी। चंद मिनट बाद एक गहरी सांस ली और दरवाज़ा नॉक किया। जवाब निदार। दोबारा नॉक किया, इस बार भी कोई जवाब नहीं आया। वो मायूस होकर जाने लगी। वो मुड़ती उससे पहले मुस्तजाब ने दरवाज़ा खोला। वो समझा था कि अम्मा होंगी, लेकिन सामने सहर को देखकर हवास खोने लगा। दिल की धड़कन एकदम तेज़ हुई। अजीब अजीब से वसवसे जहन में गर्दिश करने लगे। क्या हुआ है? मुस्तजाब ने कांपते लहजे में पूछा। उसका दिल बहुत तेज़ी से धड़क रहा था। मुझे बात करनी थी आपसे, वो सर झुकाकर बोली। क्या बात करनी थी? वो दरवाजे पर आकर खड़ा था। मैं अंदर आ सकती हूँ क्या? उसको देखते वो थोड़ा झिझक कर बोली, नहीं, तुम फजूल बात करोगी तो यहीं करो, अगर गलत लगी तो दरवाज़ा बंद कर दूंगा। वो बिल्कुल रूठे अंदाज में बोला, ये क्या बात हुई, पहले मेरी बात तो सुन ले। वो उसके रद्द अमल पर झुंझलाई। मेरा दिल ना आज कुछ गलत होने का इंदिया दे रहा है, लेकिन इसलिए जो भी बात है यहीं कर लो, वरना मर्जी है तुम जा भी सकती हो। आप मेरी बात सुन ले, मैं कोई गलत बात नहीं करूँगी। वो सर झुकाकर आहिस्ता आवाज़ में बोली, मुझे तुम पर भरोसा है ही नहीं। वैसे भी अलग होने का खुन्नास तुम्हारे दिमाग में जो घुसा हुआ है ना, वो मेरी जान लेकर ही दम लेगा। आप कितने बुरे हैं। आप मेरी बात सुने बिना ऐसे कैसे सोच सकते हैं? ऐसी बातें मुस्तजाब, मैं ये बोलने आई थी कि मैं आपसे रुखसती के लिए तैयार हूँ, लेकिन अब मैं ऐसा कुछ नहीं बोलूँगी। वो नाक के नथने फुलाकर बोली। मुस्तजाब को उसकी बात से 440 वोल्ट का झटका लगा और एक झटके से उसकी कलाई पकड़कर रोका। क्या कहा तुमने? वो बेयकीन सा बोला। क्यों बताऊं मैं आपको? मुझसे ही सब उलझते हैं, मेरी ही बात नहीं सुनते। हाँ तो अब सुन रहा हूँ ना, बोलो क्या बात है, मैं क्यों बताऊं? वो नाराज़ लहजे में बोली। सहर प्लीज़ मेरी हार्ट बीट देखो, बहुत तेज़ हो गई है, ये ना हो दिल रुक जाए, प्लीज़ बताओ अभी तुमने क्या कहा? सहर ने संजीदगी से उसका चेहरा देखा और सर झुकाकर धीमी आवाज़ में बोली, मुझे आपके साथ आगे की ज़िंदगी गुजारनी है, मैं तैयार हूँ, मैं कोई अलहदगी नहीं चाहती हूँ। मुस्तजाब की धड़कनें कानों में गूंज रही थी। सहर ये कोई मजाक तो नहीं है ना? वो किसी खदशे के तहत बोला। नहीं, मैं सच बोल रही हूँ। वो मुस्कुराकर एतमाद से बोली। मुस्तजाब ने सुकून से आंखें मूंदी और फरते जज्बात से उसको गले लगाया। सहर की धड़कन अब बढ़ी थी, जिस्म साकित हुआ और शर्म से चेहरा और गर्दन सुर्ख हुई। मुस्तजाब को आ जाएगा। वो दिल की धड़कन संभालते बोली,
सहर एक बार फिर बोलना कि तुम राज़ी हो। वो खुमारज़दा आवाज़ में उसको सीने से लगाए बोला, मुस्तजाब प्लीज़ ना, कोई आ जाएगा, सिर्फ एक दफ़ा प्लीज़ सहर। वो उससे मिन्नत करने वाले अंदाज में बोला। सहर ने बेबस निगाह से इधर उधर देखा और बोली, मुस्तजाब मैं राज़ी हूँ आपसे शादी के लिए, आपके साथ अपनी सारी ज़िंदगी गुजारने के लिए, प्लीज़ अब छोड़ दें, कोई आ जाएगा। वो उससे आराम से अलग हुआ और अकीदत भरा बोसा उसके माथे पर दिया। तुम पहली लड़की हो जिसके साथ मैं अपनी ज़िंदगी शुरू करूँगा सहर। तुम नहीं जानती हो मैं कितना खुश हूँ तुम्हारे इस फैसले से। मैं तुम्हें हर वो खुशी दूंगा जिसकी तुम हकदार हो। सहर उसकी बात से सरशार सा मुस्कुराई। मुझे आप पर यकीन है मुस्तजाब, आप मुझे कभी धोखा नहीं देंगे। तो फिर तुमने फैसला कर लिया है? वो माथे पर बल डाले उसको घूरते हुए बोला, जो अपने आप में मगन बैग में कपड़े डाल रही थी। मुशाइम ने एक नज़र उसको देखा और वापस अपने काम की जानिब मुतवज्जो हुई। मुशाइम मैं कुछ पूछ रहा हूँ, बात का जवाब दो मेरी, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। वो गुस्से से बोला। मुशाइम ने एक संजीदा निगाह उस पर डाली। एक ही चीज़ का मैं बार बार जवाब नहीं देती मिस्टर शाह, थोड़ा मैच्योर बनिए। मेरा और आपका कोई फ्यूचर नहीं। मैं आज़ाद ख्याल और अपना दिमाग रखने वाली लड़की हूँ, मेरी और आपकी कभी नहीं बन सकती। तो फिर मज़ीद इस बात पर बहस ना ही की जाए तो अच्छा है। वो हतमन संजीदा आवाज़ में बोली। तो मोहब्बत क्या सोच कर की जाती है? वो बेबसी से बोला। मैं ये नहीं जानती मिस्टर शाह, क्योंकि मैंने कभी नहीं की मोहब्बत, मुझे इस चीज़ का तजुर्बा नहीं। वो बैग की जिप बंद करते उसकी आंखों में देखते बोली, मुशाइम तुम गलत कर रही हो, किसी की मोहब्बत को रोंद रही हो। तुम नहीं जानती तुम कितना बड़ा गुनाह कर रही हो, तुम नाजायज़ तलाक ले रही हो। मैं कुछ नहीं जानती, मुझे सिर्फ इतना याद है मिस्टर शाह, आपके और मेरे दरमियान एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, केस सॉल्व होते ही आप मुझे तलाक दे देंगे। तो फिर आप अपनी बात से क्यों पीछे हो रहे हैं, मुकर क्यों रहे हैं? मैं तो ऐसे और मैं किसी भी ऐसे और मैंने किसी भी ऐसे कॉन्ट्रैक्ट पर साइन नहीं किया। तो आप किस कॉन्ट्रैक्ट की बात कर रही हैं? मैं मुशाइम वजदान शाह, मिस मुशाइम वजदान शाह। वो मज़े लेते बोला, मिस्टर शाह ये गलत है। मैंने सुना है कि मर्द की ज़ुबान बहुत पक्की होती है, तो आप क्यों वो मर्दों वाली ज़ुबान ख़राब करना चाहते हैं? मुशाइम प्लीज़ एक दफ़ा, एक मौका तो दे सकती हो ना। मुशाइम प्लीज़ एक दफ़ा हम एक मौका तो दे सकते हैं ना अपने इस रिश्ते को। क्या मिलेगा मुझे? आप तो वैसे भी नूरे का नसीब है, आप मेरे हैं ही नहीं मिस्टर शाह। मुझे नहीं पसंद अपनी चीज़ें सिवाय हफ्सा के किसी और से भी शेयर करना। अगर आपका साथ कबूल करती हूँ तो मैं आपको शेयर नहीं करूँगी। मुशाइम खुदा की कसम, किसी सूरत अब मेरी और नूरे की शादी नहीं। मुशाइम खुदा की कसम, दादा किसी सूरत अब मेरी और नूरे की शादी नहीं करेंगी। समझने की कोशिश करो, आर्यान की इस हरकत के बाद तुम्हें लगता है कि ऐसा कुछ होगा, लेकिन वो आपसे मोहब्बत करती है। उसने एक और पहलू रखा, लेकिन मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ मुशाइम। प्लीज़, हम शाह कभी अपनी बीवियों को तलाक नहीं देते, और तलाक अल्लाह के नज़दीक भी बहुत बुरा अमल है, और इस अमल में सबसे ज़्यादा खुश शैतान होता है। तुम क्यों चाहती हो? मैं बस अभी वो अपनी बात मुकम्मल करती कि गेट नॉक हुआ। दोनों की तवज्जो दरवाजे पर गई। आ जाइए, वजदान ने रोबदार आवाज़ में कहा। इजाज़त मिलते ही एक मुलाजमा आई और सर झुकाकर बोली, बीबी जी और सरदार आप दोनों को बड़े साहब कमरे में बुला रहे हैं, आप जाएं, हम आ रहे हैं। वजदान संजीदगी से बोला। वजदान ने एक नज़र उसको देखा और बड़े बड़े कदम लेता नीचे की जानी पड़ा। ये फ़ाइल आप जाकर ज़ुबैर को दे दें, बाकी का काम उन्हीं का है, और एक कॉफ़ी भी भेज दीजिए मुझे। वो मिस लैला की तरफ फ़ाइल बढ़ाते हुए बोला। यस सर, और कोई काम? नहीं मिस लैला, अब आप जाइए और जल्दी से एक कॉफ़ी भेज दें बस। वो वापस अपनी फ़ाइल पर झुकता एक बेइरादा सी नज़र सोफ़े की तरफ बैठी हफ्सा पर डाल गया, जो देखने में बड़ी मगन सी थी। इर्द गिर्द को भुलाए उसके चेहरे की जानिब देख रही थी। वो खुद अपनी फीलिंग से अनजान थी। इन 2 हफ्तों में बुराक ने जिस तरह उसका ख्याल रखा था, उसका दिल उसको देखकर बेख्तियार धड़कने लगा था। वो जब जब उसको देखता तो एक अलग सी शर्म आती, लेकिन उसे बुराक को देखना अच्छा लगता था, और आज तो वो कुछ ज़्यादा ही डैशिंग लग रहा था। ग्रे पैंट कोट उस पर बहुत जच रहा था। वो भी उसकी तरफ देखने लगा। हफ्सा इतना ज़्यादा मगन अंदाज में उसे देख रही थी कि उसको फ़र्क ही नहीं पड़ रहा था कि कोई उसको देख रहा है। बुराक मुंह नीचे करके दिल खोल कर मुस्कुराया। मिस हफ्सा, अगर मेरे चेहरे का पोस्टमार्टम कर लिया हो तो फाइल ज़रा मुझे देंगी जिस पर आप काम कर रही हैं? वो गला खंकार कर उसको होश की दुनिया में लाया। वो उसकी आवाज़ से एकदम होश में आई थी। एकदम से चौंकी, इतनी बुरी तरह से चौंकी कि वो धड़ाम से नीचे गिरी थी।
बुर्राक ने अपनी हंसी छुपाई। ये क्या बदतमीजी है, गिरा दिया ना तुमने मुझे। वो अपनी कमर थामते बोली। मैंने कब गिराया, मेरे और तुम्हारे बीच तो बहुत फासला है, कैसे गिरा सकता हूँ मैं तुम्हें। और जानम, मैंने कभी तुम्हें गिराने का सोचा भी नहीं और ना सोच सकता हूँ। वाह यार, बड़ा प्यारा नाम है जानम, मैं भी बोलूँगी। देख लो कहीं तुम्हारी अना पर। अच्छा अच्छा, ज़्यादा बात करने की ज़रूरत नहीं है। वैसे एक बात बताओ, वो उसके करीब आकर राजदाराना अंदाज में बोली। वो भी उसी की तरह आगे को झुका। यार मैं कब से सोच रही थी, अब सोचा है तुमसे पूछ लूँ, ये जो मिस लैला है, इसने क्या तुम्हें पहले डेट किया है। वो उसकी इतनी बेहुदा बात पर कान को हाथ लगाता पीछे हुआ। अल्लाह अल्लाह, क्या चीज़ हो यार, क्या चीज़ हो यार तुम। वो अपना माथा पीटने लगा। मैं कोई चीज़ नहीं हूँ, मैं बड़ी ज़बरदस्त किस्म की लड़की हूँ जिसके पास हर चीज़ की इन्फॉर्मेशन होती है। वो एक अदा से बोली। अच्छा, और ये इन्फॉर्मेशन कहाँ से मिली मिस हफ्सा, ज़रा हमें बताना पसंद करेंगी। अरे तुमने देखा नहीं कैसे तुम्हें देखकर स्माइल पास करती है, कितने मीठे अंदाज में बोलती है। सर को ये और काम। वो उसकी बात पर कहकहा लगा कर हंसा। अरे पागल, वो तो मेरी असिस्टेंट है, इसलिए ऐसे बात करती है। असिस्टेंट तो मैं भी हूँ, मैं तो ऐसे बात नहीं करती। अरे तुम तो बीवी भी हो ना मेरी, इसलिए। और वैसे भी मैडम, तुम तो अपनी बात छोड़ ही दो। ये सारी ज़िंदगी मेरा ख्वाब ही रहेगा कि तुम मुझे देखकर स्माइल पास करो, मुझसे प्यार से बात करो। वो ठंडी आह भरते हुए बोला। हफ्सा उसके अंदाज पर खिलखिलाई। अरे तुम हंस रही हो, मैं सच बोल रहा हूँ। मेरी बड़ी ख्वाहिश है जब मैं घर आऊँ तो तुम मेरे लिए तैयार होकर बैठिए, और जैसे ही मैं कमरे में कदम रखूँ तुम बोलो, सरताज आप आ गए, आप ही का इंतज़ार था। मैं कब से आपकी राह में पलकें बिछाए बैठी थी। फिर मुझे अपने हाथों से खाना खिलाओ, हम दोनों कपल डांस करें, कैंडल लाइट डिनर करें। वो बिना रुके उसकी बातों पर कहका लगाए हंस रही थी, और बुर्राक उसको ऐसे हंसता देख खुद भी दिल से मुस्कुरा रहा था। उसने एक वक्त बाद उसको ऐसे हंसते हुए देखा था। वो दिल से खुश था उसकी खुशी में। बुर्राक साईं, हम दिल हार बैठे हैं आपकी इतनी ज़्यादा खुशफहमी पर। वो हंसते हुए बोली थी। जाओ जाओ, अगर तुम नहीं करोगी मेरी इतनी सी ख्वाहिश पूरी तो मेरी जो दूसरी बीवी होगी कम अज़ कम वो तो ऐसा करेगी, मुझे यकीन है उस पर। मैं गंजा कर दूंगी तुम्हें और तुम्हारी उस दूसरी बीवी को। नाक के नथने फुलाए वो बोली थी। तो मतलब तुम करोगी मेरे लिए ऐसा। वैसे ना बुर्राक साईं, मैं सोच रही हूँ करती हूँ मैं ऐसा, बड़ा मज़ा आएगा। कोई नया एडवेंचर भी नहीं किया मैंने इतने दिन से, और वैसे भी पता नहीं क्यों तुम मुझे अच्छे लगने लगे हो। वो दिल की बात एकदम ज़ुबान पर लाई। क्या कहा तुमने। बुर्राक एकदम कुर्सी से उठ खड़ा हुआ। वो एकदम अपनी बात पर गड़बड़ाई। कुछ नहीं, नहीं तुमने कुछ बोला था, मैंने सुना था। सच्ची, वो खुश होते हुए बोला। अरे अरे हाथी, घोड़े पर सवार बैठ जाओ। मैं बोल रही हूँ ना, मैं अभी घर जाती हूँ और सारी चीज़ें तैयार करती हूँ तुम्हारे लिए। रात को एक ज़बरदस्त सरप्राइज़ होगा। वो चहकते हुए बोली। लेकिन देखो हफ्सा, मेरी खुशी गारत मत करना। अगर देखो कोई प्रैंक वगैरह का इरादा है ना तो यार मत करो, चुप कर जाओ आदम बेजार। तुम तो बस देखते जाओ मैं करती क्या हूँ। वो रात के बारे में सोचते हुए बोली। दादा, आपने हमें बुलाया था। वजदान बड़े कमरे में दाखिल होते हुए बोला, जहाँ नगीना बेगम, नाहिद बेगम, मुकर्रम शाह और शिरजील शाह मौजूद थे। सरबराही सोफे पर सगीर शाह अपने पोते के साथ अपने पूरे जाहो जलाल के साथ बैठे थे। उसके पीछे ही मुशाइम भी दाखिल हुई और अपने अंदाज में सबको बुलंद आवाज़ में सलाम किया। वालेकुम अस्सलाम। सब ने ही उसके सलाम का जवाब दिया। आओ आओ, तुम दोनों का ही इंतज़ार कर रहे थे हम। सगीर शाह अपनी भारी रूपदार आवाज़ में बोले। मुशाइम ने एक नज़र नगीना बेगम को देखा जो आज बिल्कुल खामोश थी। कोई नफ़रत की झलक उनके चेहरे पर नहीं थी। जी कहिए, क्या बात है दादा। वजदान उनके दाईं तरफ वाले सोफे पर बैठते बोला। मैं इन चारों को तो पहले ही आगाह कर चुका हूँ और इनको कोई मसला नहीं। अब तुम्हें भी बताना चाहते हैं कि हमने एक फ़ैसला लिया है। कैसा फ़ैसला दादा। हम सहर और मुस्तजाब की रुखसती, बुराक और हफ्सा का वलीमा और तुम्हारा धूमधाम से एक ज़बरदस्त शान से निकाह करना चाहते हैं। तुम एक सरदार हो, तुम्हारा निकाह पूरी शान से होगा। पूरा गांव इस निकाह में शामिल होगा। उसकी बात सुनकर मुशाइम का चेहरा तारीक हुआ। चेहरा एकदम मुरझाया। दिल की रफ्तार तेज़ हुई। आंखों में नमी भी जमा होने लगी थी। चेहरा सुर्ख हो रहा था। दादा, लेकिन मेरा निकाह। वजदान बेयकीन सा बोलो। उसको एक भरम था, अब वो कभी भी उसका रिश्ता नूरे से नहीं करेंगे, लेकिन यहाँ तो कुछ और ही चल रहा था। उन्होंने मुशाइम और वजदान के चेहरे को देखकर कहा, हाँ तुम्हारा निकाह। क्यों, कोई मसला है तुम्हें। वजदान कुछ बोलना चाहता था लेकिन आवाज़ साथ नहीं दे रही थी।
उसको ऐसा महसूस हो रहा था जैसे सब कुछ हाथ से जाता जा रहा है। वो एकदम खाली हो गया था। दिल की रफ्तार उस वक्त बहुत सुस्त हो गई। आज एक गांव का सरदार, एक खूबसूरत मर्द, एक ऐसा इंसान जो किसी की नहीं सुनता था, अपना फैसला, आखिरी फैसला करने वाला, एक अजीम इंसान, एक अच्छा भाई, एक माँ का लाडला, दादा की जान, अपनी मोहब्बत हारने जा रहा था। और हाँ मुशाइम, आपने रात को हमसे कोई बात करनी थी। जी कहिए, हम आपकी बात सुनने के लिए हमातन गोश हैं। मुशाइम ने सबकी जानिब देखा। सब वजदान को देख रहे थे और गहरी सांस भरी, चेहरा पुरसकून किया और हाथ मुट्ठी की सूरत बंद किए। जी, मुझे आपसे और घर के सारे लोगों से ही बात करनी थी। वो अपने संजीदा अंदाज में सबसे मुखातिब हुई। सब ने निगाह हटाकर उसकी जानिब देखा। मिस्टर सगीर शाह, बहुत खुशी हुई ये जानकर कि आप लोग एक रोग दिल से लगाने की बजाय सब पसे पुष्ट डालकर ज़िंदगी में आगे बढ़ रहे हैं। मुझे भी ये सब देखकर बहुत खुशी महसूस हो रही है। बहुत शुक्रिया, हमें आपसे यही उम्मीद है। आप बहुत अच्छी और काबिल समझदार लड़की हैं। हमें फ़ख्र है कि आप हमारे गांव की हैं और इतनी काबिल और अक्ल दानाई वाली हैं। बहुत शुक्रिया इस तारीफ़ के लिए मिस्टर सगीर शाह। बहुत शुक्रिया इस तारीफ़ के लिए मिस्टर सगीर शाह। लेकिन अब मैं यहाँ से जाना चाहती हूँ। मेरा साथ आप सबके साथ यहीं तक का था। मेरी दुआ है कि शाह ख़ानदान की खुशियों को अब किसी की नज़र ना लगे। उसकी बात सुनकर वजदान ने ज़ब्त से आंखें मींची थीं। वो ये सब बातें जिस सब से बर्दाश्त कर रहा था उस वक्त वो जानता था या उसका खुदा। एक बात बताएं आप, वो स्पार्ट अंदाज में बोले। क्या बात बताएं हम? क्या आपको शर्म नहीं आती अपने दादा ससुर का नाम लेते हुए? वो माथे पर बल डाले उससे मुखातिब हुए। वजदान ने एक झटके से सर उठाया। क्या मतलब? वो दोनों तकरीबन एक साथ ही बोले थे। वो मायनी खेजी से दोनों के चेहरों के उतार चढ़ाव देखते हुए बोले, इस बात का मतलब भी अब हम आपको समझाएं क्या? सबके चेहरे पर हल्की हल्की मुस्कुराहट उभरी थी। मैं समझी नहीं कुछ। वो थोड़ा परेशान होते बोली, परेशान ना हो, हम आपको सारी बात समझाते हैं। मुशाइम, आप यहाँ की बहू हैं, हमारे यहाँ तलाक नहीं होती। मैं जानता हूँ आपके लिए ये बात थोड़ी अजीब होगी। पहले वन्नी बोलते थे, अब बहू बोल रहे हैं आप। लेकिन इस चीज़ और इस लफ्ज़ पर अब हम और हमारा ख़ानदान शर्मिंदा है। मुशाइम बेयकीन से उनको देख रही थी। उनके अल्फाज ऐसा लग रहा था जैसे कोई ख्वाब हो। हम नहीं जानते मुशाइम आप कौन हैं, हमारा आपसे क्या रिश्ता है। हम चाहकर भी आपको तकलीफ़ नहीं दे पाते थे। हमें अपनी बेटी से बढ़कर आप अजीज़ हैं। हमें आप अपनी बेटी से भी बढ़कर अजीज़ हैं। आप वो हैं जिसने हमें एक अंधेरे से निकाला, एक बेगुनाह को सज़ा देने से बचाया। आपकी बदौलत हमें ये समझ आया है कि जो गलती करता है सज़ा उसी को मिलनी चाहिए, ना कि उसको कि जिसने गुनाह किया भी ना हो और फिर भी उसको उस गुनाह की भेंट चढ़ा दिया जाए। और यहाँ हम उन मासूम लड़कियों की बात कर रहे हैं जिनको हमने वन्नी की भेंट चढ़ाया, जिनका कोई कसूर ना था। इस चीज़ के लिए हम दिल से शर्मिंदा हैं। वो बोलकर चंद पल के लिए खामोश हुए। मुशाइम उनके चेहरे की ही जानिब देख रही थी, जहाँ सिवाय दुख के उसे कुछ नहीं मिला था। सगीर शाह ने एक गहरी सांस ली। हम आपसे एक रिक्वेस्ट करते हैं, बहुत छोटी सी दरख्वास्त है आपसे। क्या आप हमारे वजदान के साथ सारी ज़िंदगी गुजारना पसंद करेंगी? क्या आप इस घर के बड़े पोते की बीवी बनना पसंद करेंगी? मुशाइम एक नज़र वजदान को देखने लगी, जो आज से उसकी जानी भी देख रहा था। मैं नहीं चाहती कि नगीना आंटी नाराज़ हो। उनका वजदान पर पूरा हक है। वो मुझे पसंद नहीं करती हैं, वो नूरे को चाहती हैं। मैं किसी माँ को नाराज़ करके उसके बेटे के साथ सारी ज़िंदगी खुश नहीं रह पाऊँगी। वो ज़मीन की तरफ देखते स्पाट लहजे में बोली। सगीर शाह ने नगीना बेगम की जानिब देखा, जो अब शर्मिंदा नज़र आ रही थी। नगीना बहू, तो क्या फ़ैसला है आपका, नूरे या मुशाइम? उन्होंने एक नज़र वजदान को देखा, जो अपनी माँ की ही तरफ देख रहा था। मैं नूरे के साथ नाइंसाफ़ी नहीं करना चाहती थी, लेकिन जो इन लोगों ने हमारे साथ किया है ना, उसके बाद कोई बात ही नहीं बचती। मेरा फ़ैसला भी यही है कि मुशाइम हमारे घर की सरदार बीबी बने। मुझे इस बच्ची से कोई मसला नहीं, बल्कि मैं अब खुद चाहती हूँ कि यही हमारे घर की बहू बने। तो आपको कोई मसला है सरदार बीबी बनने में? सगीर शाह मुस्कुराते लहजे में बोले। वेल मिस्टर सगीर शाह, इस बारे में सोचा जा सकता है कि हम सरदार बीबी बने कि नहीं। खबरदार लड़की, जो अपने दादा ससुर का नाम भी लिया तो सख्त सज़ा देंगे हम आपको। मुशाइम उनके अंदाज से खिलखिलाई। गुस्ताख लड़की, आप हम पर हंस रही हैं। बस इतना बताइए कि हमारे पोते का साथ आपको कबूल है या नहीं? क्या जवाब देना है मिस्टर वजदान शाह? वो उसकी जानिब देखते बोली, जो तुम्हें ठीक लगे। कोई ज़बरदस्ती नहीं होगी तुम्हारे साथ, वो धीमी आवाज़ में बोला।
ایسی بات ہے جی، تو پھر ایک کام کرتے ہیں، ہم انکار کر دیتے ہیں۔ وہ اس کو چھیڑنے سے باز نہ آئی۔ وجدان نے خونخوار نظروں سے اسے دیکھا۔ وہ مسکرائی اور خوشنما لہجے میں بولی، ہمیں آپ کے پوتے کا ساتھ منظور ہے مسٹر صغیر شاہ، ہم اپنی ساری زندگی سردار وجدان کے نام کرتے ہیں۔ اس نے وجدان کی جانب دیکھتے ہوئے کہا، شکریہ۔ وہ زیر لب بولا اور سکون سے آنکھیں موند گیا۔